अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन कॉन्फ्लिक्ट which we started in our last lecture today. So let's have a look what we are going to learn today. The conflict process. What is the basic process of conflict? Conflict किस तरह सामने आते हैं, किस तरह हम इनको हैंडल करते हैं, किस तरह इनसे फ़वाइद दिए जाते हैं और किस तरह इनसे नुकसानात हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। So we have five stages, stage 1 to stage 5. Stage 1 is potential opposition in or incompatibility. एक तो ये कि आपकी ऑपोजिशन हो सकती है, दूसरी आप तो सिंपली वी आर नॉट कंपैटिबल विद समवन और समथिंग। देन कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन, हम इस चीज़ को समझते हैं और इस पर काम करना शुरू करते हैं कि यस देयर इज समथिंग रॉन्ग। एंड देन कम्स इंटेंशन, जब ये दोनों चीज़ें हम कर चुके होते हैं तो फिर हमारे इरादे सामने आते हैं कि अब फर्दर मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा, इसके लिए मेरे पास हैंडलिंग इंटेंशंस क्या है। फिर हमारा बिहेवियर सामने आता है कि ओवरऑल व्हाट बिहेवियर वी आर गोइंग टू अडॉप्ट, एंड फाइनली हमारे बिहेवियर की बेस पे हमारे आउटकम सामने आते हैं। डोंट वरी दैट आई हैव जस्ट गॉन थ्रू इट एंड स्किम्ड एवरीथिंग। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी स्टेप इन डिटेल वन बाय वन। So at stage 1 there are potential opposition or incompatibility. पोटेंशियल ऑपोजिशन क्या है कि आपको लग रहा है कि आप किसी शख्स से मुतजाद नज़रिया रखते हैं, राय रखते हैं, या इनकम्पैटिबिलिटी कि आप सिंपली उसके साथ कंपैटिबल हो ही नहीं सकते, आपकी हर चीज़, हर सोच मुख्तलिफ है, दूसरे शख्स की सोच टोटली मुख्तलिफ है। कम्युनिकेशन, सिमेंटिक डिफिकल्टीज, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड नॉइज। तो ओवरऑल कम्युनिकेशन लेवल में भी जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि बात नहीं कही गई और बात नहीं सुनी गई, अगर कम्युनिकेशन हमारी ओपन हो, हर चीज़ हमारे सामने क्लियरली रखी जाए, तो शायद बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को हम अवॉइड कर सकें। और फिर स्ट्रक्चर पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। एक तो ये कि जॉब का साइज़ क्या होगा, जॉब की स्पेशलाइजेशन क्या होगी, कौन सा काम मेरे ज़िम्मे है और कौन सा काम मेरे ज़िम्मे नहीं है। ये चीज़ें अगर एम्बिगुअस होंगी तो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा आएंगे और अगर क्लियर होंगी तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे। मेंबर और गोल इनकम्पैटिबिलिटी, किसी एक मेंबर को आपने वो गोल दिया है जो वो उसको कर ही नहीं सकता, वो कैपेबल नहीं है उसका। लीडरशिप स्टाइल आपका ठीक नहीं है, लोग समझ रहे हैं कि आप अपने पार्टिसिपेटिव स्टाइल होना चाहिए, आप टीम के तौर पे काम करें, और आप बॉसी स्टाइल के साथ काम कर रहे हैं, तब भी प्रॉब्लम आती हैं। रिवॉर्ड सिस्टम ठीक नहीं है, डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस ऑफ ग्रुप्स ठीक नहीं है। आप कभी फुटबॉल की आप देखेंगे तो आपको उसमें लगेगा कि टीम किस तरह काम करती है, हर शख्स दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है, हर शख्स दूसरे को बॉल पास कर रहा होता है। अगर उसमें हर शख्स ये कोशिश करे कि भाई मैं अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करूंगा और जो भी करना है मैंने खुद गोल करना है, तो क्या टीम जीत सकेगी? हरगिज नहीं। वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं ओवरऑल टीम की बेहतरी के लिए। फिर थर्ड थिंग, पर्सनल वेरिएबल्स, हमारी अपनी जो ज़ाती चीज़ें होती हैं, डिफरिंग इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम, और फिर पर्सनालिटी टाइप्स, हमारी अपनी पर्सनालिटी और हमारे जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ होती हैं वो भी दूसरे लोगों से डिफरेंट होती हैं। जब ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं तो ओवरऑल फिर हम चीज़ों को डिफरेंट तौर पे परसीव करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट सामने आते हैं। तो ये हमारी स्टेज 1 है, पोटेंशियल ऑपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी। And then we have second stage, perceived conflict. परसेप्शन क्या है? Awareness by one or more parties of the existence of conditions that create opportunities for conflict to arise. कि हमें इस चीज़ की अवेयरनेस होती है कि yes there exists something which can create some opportunities for conflict to arise. कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हो सकता है आगे चल के कोई कॉन्फ्लिक्ट सामने आए, चीज़ें उस रुख पे जा रही हैं कि अब झगड़ा हो सकता है। और फिर फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इन अ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटिंग एंजाइटी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और हॉस्टिलिटी। अब देखिए, पहले सिर्फ हमारी सोच थी और यहाँ पे हमने उन चीज़ों को फील करना शुरू कर दिया है, हम उसको रियली देख रहे हैं कि अब ऐसा हो रहा है। तो इसमें हमारी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, फिर हम इसमें एंजाइटी ले रहे हैं, परेशानी, जो जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो हम कंसीव कर रहे हैं इसे। तो अब यहाँ पे आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट की दो डेफिनेशंस हैं, एक तो नेगेटिव इमोशंस और दूसरा पॉजिटिव फीलिंग्स। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि कुछ डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और कुछ फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं।
फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को और ग्रुप्स को फायदा देते हैं और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो उन्हें नुकसान देते हैं। थर्ड स्टेज, इंटेंशंस। अब जो कुछ हमने फील किया है, अब हमारे इरादे जो हैं वो भी उसी के मुताबिक सेट होंगे। अगर हम कहते हैं कि नो एवरीथिंग इज गोइंग वेल, देयर इज नो एनी साइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो क्या होगा, हमारे इरादे और हमारे इंटेंशन भी बड़े पीसफुल होंगे। एंड इफ वी परसीव दैट देयर इज समथिंग हैपन विच इज गोइंग टू पोटेंशियली स्टार्ट अ कॉन्फ्लिक्ट, तो हमारे इंटेंशंस डिफरेंट हो जाएंगे। इंटेंशंस क्या है, डिसीजंस टू एक्ट इन अ गिवन वे, कि भाई कुछ प्रॉब्लम होने जा रहा है और अगर कुछ ऐसा हुआ तो मेरा ये रिएक्शन होगा, मैंने पहले से सोच लिया है। अगर किसी ने प्रमोशन में मुझसे किसी दूसरे को सुपरसीड करने की कोशिश की, मुझे नीचे करने की कोशिश की, तो मैं भाई कोर्ट में जाऊंगा या मैं ग्रीवेंस कमेटी में अपनी एप्लीकेशन पुट करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट। कोऑपरेटिवनेस, अटेम्प्टिंग टू सेटिस्फाई द अदर पार्टीज कंसर्न। अब यहाँ पे दो डायमेंशन हमें समझनी है। कोऑपरेशन क्या है कि किस हद तक हम अगली पार्टी की डिमांड पूरी कर सकते हैं। हम कोऑपरेट कर रहे हैं ना, उसके साथ ताउन कर रहे हैं। असर्टिवनेस, अटेम्प्टिंग टू सेटिस्फाई वंस ऑन कंसर्न्स, कि भाई मैं अगली पार्टी को नहीं देख रहा, मैं अपने इंटरेस्ट पे बात करूंगा, मुझे अपनी डिमांड्स फुलफिल करनी है, मुझे अपने इंटरेस्ट पे काम करना है, नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ अदर पार्टीज इंटरेस्ट। अब ये दो अलग चीजें हैं, एक तो ये कि आप अगली पार्टी के कंसर्न्स के बारे में सोचते हैं, दूसरा ये कि आप अपने कंसर्न्स के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ से हमारे सामने ये एक डायग्राम आता है जो हम प्रीवियस दो लेक्चर्स में डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एट वन एंड वी हैव असर्टिवनेस, या तो हम अनअसर्टिव होंगे और या हम असर्टिव होंगे, और दूसरी साइड पे हम कोऑपरेटिवनेस है, या तो हम अनकोऑपरेटिव होंगे और या हम कोऑपरेटिव होंगे। अब 2 इज इक्वल टू 4, दो को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जवाब आएगा। दैट मीन्स वी हैव 4 कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस, और उन 4 के सेंटर में जो सबसे बेहतरीन कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग की स्ट्रेटजी है वो है कॉम्प्रोमाइजिंग। तो जब हम अनएजर्टिव हों और अनकोऑपरेटिव हों, हम कोऑपरेट भी नहीं कर रहे, एक ऐसी चीज जो मेरे लिए भी अहम नहीं है, जो अगली पार्टी के लिए भी अहम है, दोनों के लिए हम वो गैर अहम तरीन चीज है, तो हम अवॉइड करेंगे सिंपली। एक शख्स का मुंह एक तरफ है और दूसरे का एक तरफ है, हम कॉन्फ्लिक्ट में जाना ही नहीं चाह रहे। और फिर उसके अपर वाली डायमेंशन जिसमें हम अनकोऑपरेटिव हैं और एजर्टिवनेस हाई है, तो इसमें compete होगा, डायरेक्टली फेस टू फेस लड़ाई होगी, हेड टू हेड ये कंपटीशन एक होगा कि हम एक चीज के बारे में अनकोऑपरेटिव है, दैट मीन्स कि हम उसको देना नहीं चाहते, और अगला शख्स उसके बारे में एजर्टिव है, वो भी हमें देना नहीं चाह रहा। तो फिर इसमें क्या होगा, कंपटीशन होगा, लड़ाई होगी। और फिर थर्ड डायमेंशन आप देखें, हम कोऑपरेटिव हैं एक चीज के बारे में, कोऑपरेटिव हमारी डिग्री हाई है, और अगले शख्स की उसके बारे में अनअसर्टिवनेस है, वो उसके लिए अहम नहीं है, हमारे लिए अहम नहीं है, दूसरे शख्स के लिए अहम है, तो उसमें हम अकोमोडेट करेंगे कि यार इट्स ओके, आई कैन गिव इट टू यू, इट्स ओके। और फिर टॉप पे कोलैबोरेशन, कोऑपरेटिवनेस भी हाई है और असर्टिवनेस भी हाई है, तो फिर हम मिल के काम करेंगे कि भाई एक ही चीज़ है, इसको हम साइमल्टेनियसली यूज़ कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, या मैं आपको इसका बेहतर कोई ऑल्टरनेटिव दे देता हूँ। तो ये है कोलैबोरेटिवनेस। और इसके सेंटर में जो इन सारी स्ट्रेटजीज का हार्ट है वो है कॉम्प्रोमाइजिंग, कि भाई कुछ हिस्सा मैं छोड़ देता हूँ और कुछ हिस्सा आप छोड़ दें, तो ओवरऑल इससे हम बेहतर तौर पे इस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर लेंगे। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग। So what is competing? A desire to satisfy one's interest regardless of the impact on other parties to conflict. कि भाई मैं अपना इंटरेस्ट फुलफिल करूंगा, अगले शख्स पे इसका क्या इफेक्ट होता है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। Collaborating, a situation in which the parties to a conflict each desire to satisfy fully the concerns of all parties. Collaboration क्या है कि वही दोनों पार्टीज के डिमांड्स फुलफिल हो जाए। Avoiding, the desire to withdraw from or suppress a conflict, कि हम विड्रॉ हो जाते हैं। Accommodating, the willingness of one party in a conflict to place the opponent's interest above his or her own. Accommodation क्या है कि भाई आपकी बात मुझसे अहम है, मैं आपको ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ। Compromising, a situation in which each party to a conflict is willing to give up something, कुछ हिस्सा हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। Stage 4, behavior,
कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इंटेंशंस के बाद हमारे सामने आता है बिहेवियर, द यूज ऑफ रेजोल्यूशन एंड स्टिमुलेशन टेक्निक्स टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, हम कॉन्फ्लिक्ट को फुल्ली डिस्करेज भी नहीं कर सकते। अगर हम डिस्करेज करते हैं तो प्रोडक्टिविटी कम होती है, लेकिन हम कॉन्फ्लिक्ट को खुली छूट भी नहीं दे सकते, लड़ाई ज़्यादा होगी। तो हमें उसको एक स्पेसिफिक लेवल तक रखना होता है, उसको धीमी आंच पे पकाना होता है। जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो सारे लोग मज़े से बैठे होंगे, वो कंपटीशन नहीं होगा तो काम कौन करेगा। और अगर वो उसको कॉन्फ्लिक्ट बहुत हाई लेवल पे ले जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, वो जॉब छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं। तो हमने उसको धीमी आंच पे पकाना होता है। स्टेज 5, आउटकम्स। आउटकम्स क्या हो सकते हैं? फंक्शनल आउटकम्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, इंक्रीज ग्रुप परफॉर्मेंस। ओवरऑल ऑफ कोर्स ग्रुप की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन बेहतर हो सकता है, स्टिमुलेशन ऑफ क्रिएटिविटी और इनोवेशन है। तो ये सारी की सारी जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट बेहतर होगा और कॉन्फ्लिक्ट का पॉजिटिव साइड हम यूटिलाइज करेंगे। एनकरेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, प्रोविजन ऑफ अ मीडियम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएशन ऑफ एन एनवायरनमेंट फॉर सेल्फ एवेल्युएशन एंड चेंज। ओवरऑल हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें हर शख्स खुद को एवेल्युएट करता है और चेंज करना चाहता है ताकि वो कंपटीशन के अंदर बेहतर परफॉर्म कर सके। क्रिएटिंग फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, रिवॉर्ड डिसेंट एंड पनिश कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडर्स, कि आप डिसेंट जो नई राय लेने वाले हैं या कुछ नया करने वाले हैं उनको रिवॉर्ड करें, बेशक उनसे कोई गलती हो जाए। और जो लोग कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड कर रहे हैं कि नहीं 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 हम इस लाइन में खड़े ही नहीं होना चाहते, उनको आप पनिश करें। तो इससे आप ओवरऑल फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइन में आना चाहेंगे। इसके अलावा डिसफंक्शनल आउटकम्स भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के नुकसान भी तो सामने आ सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डिसकॉन्टेंट, ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक राय पे कभी मुत्फिक हो ही ना सकें। रिड्यूस्ड ग्रुप इफेक्टिवनेस, ग्रुप की जो इफेक्टिवनेस है, टीम की इफेक्टिवनेस है, वो खत्म हो जाए। रिटॉर्डेड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ही ना रहे, कम्युनिकेशन खत्म हो जाए आपस में, हर शख्स के पास जो कुछ है वो उसको दबा ले। रिड्यूस ग्रुप कोहेसिवनेस, ग्रुप कोहेसिवनेस क्या है कि पूरा ग्रुप ये सोचना शुरू कर दे कि हाँ जी हमारी जीत और हमारी हार इकट्ठी है। लेकिन रिड्यूस जब ये चीज़ हो जाएगी तो फिर हर शख्स अपनी ज़ात का सोचना शुरू कर देगा, ये एक उसका नुकसान है। इन फाइटिंग अमंग ग्रुप मेंबर्स, ओवरकम ग्रुप गोल्स, तो ग्रुप मेंबर्स की आपस की जो लड़ाइयाँ हैं वो ग्रुप के गोल से अबाव चली जाएं, तो ये भी एक उसका नुकसान है। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर ऑन कॉन्फ्लिक्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।